आतमजीत सिंह साहब, आपके पास मैं दो कारण से मतलब आपसे एक और चीज पूछनी है मुझे। एक तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं जो बात अभी लोहिया जी की कही शिवाजी राय भाई साहब ने। 63 में दो तीन बाई इलेक्शन हुए थे और वो इंटरेस्टिंग थे। और लोहिया जी ने जब सबको मिल के साथ लड़ने की बात हुई थी तो लोहिया जी फरुखाबाद से जीते, आचार कृपलानी अमरोहा से जीते, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय जौनपुर से हार गए। ये अजीब सी स्थिति है। साथ मिलके ताकत तो दी सोशलिस्टों ने, लेकिन शायद उस ताकत की थोड़ी चाबी अपने पास रख ली थी। जौनपुर भी बहुत उर्वरक जगह है जहां सोशलिस्टों का बहुत पुराना संगठन रहा है। खैर, मुख्य बात जो आतमजीत सिंह साहब आपसे समझना है, देखिए ये जो आप क्योंकि बहुत किसान आंदोलन से आप बहुत क्लोजली देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल साहब का व्यवहार, कांग्रेस का व्यवहार, लखीमपुर खीरी वाले केस में भी आपने ठीक से देखा। मूल रूप से जब विचारधारा की बात आती है तो विचारधारा के रूप में केजरीवाल साहब हिंदुत्व के ज्यादा पास दिखाई देते हैं बनिस्बत हिंदू, जो हिंदू धर्म मैं प्रैक्टिस करता हूं, वो जो ज्यादा दिखाई देते हैं आरएसएस की विचारधारा के आसपास। जब वो कहते हैं कि नोट पे विष्णु का वो लगा दो, जब वो कहते हैं इस तरह की बातें जब करते हैं, फिर वो अयोध्या में सबको कराने लगते हैं, यात्रा कराने लगते हैं कि जीत जाएंगे तो यहां यात्रा कराएंगे। तो उनके पास जो कुछ है वो मोरलेस बीजेपी की चीजें दिखाई देती हैं। मैं इस पे जरूर कहूंगा कि उनका स्कूल और उनका अस्पताल वाला बहुत ही अच्छा है और उसको हर एक सरकार को उसको रेप्लिकेट करके उसमें बेटर कुछ करके अपनी स्टेट में करना चाहिए। लेकिन बाकी चीजों में विचारधारा के रूप में वो ही इज क्लोजर टू आरएसएस। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो एक राहुल गांधी और कांग्रेस एक बार बार कह रही है कि हम एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, शिवाजी राय भाई साहब कह रहे हैं सोशलिस्ट जब चाहें तब ठीक कर दें, तो इस विचारधारा की लड़ाई में अभी अरविंद केजरीवाल को अपना इम्तिहान देना है कि हम इधर आ गए हैं, मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है, या कांग्रेस को यह दिखाना है कि नहीं नहीं मेरा बड़ा दिल है तुम भी आ जाओ, कोई भी विचारधारा हो। आतमजीत सिंह साहब जी नमस्कार आनंद वर्धन जी। जहाँ तक अरविंद केजरीवाल का सवाल है, आपको याद होगा अमित शाह ने एक महात्मा गांधी के लिए एक अपशब्द यूज किया था। उन्होंने कहा था कि चतुर बनिया। मैं अरविंद केजरीवाल को फिट बैठाता हूँ उस टर्म पे जो उन्होंने कहा था, चतुर बनिया, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, आईएम आईआईटी के ग्रेजुएट हैं, आईआरएस में काम कर चुके हैं। जब इन्होंने आईएसी में आए थे तो बड़ा क्लियर विजन था। आपको याद हो उन्होंने 2 साल की फाउंडेशन में ट्रेनिंग भी ली है और पूरा गवर्नेंस का मॉडल उनके दिमाग में, उनके जहन में था जब उन्होंने आईएसी में पार्टिसिपेशन की। और जब वो सरकार में जब वो इलेक्शन लड़ने आए तो इलेक्शन में पहले उन्होंने अपनी भूमिका बनाई एक आंदोलनकारी की। आपको याद हो 26 जनवरी की परेड में भी वो आंदोलन के लिए पूरे तत्पर थे कि मैं सीएम तो बन गया हूँ, मैं सड़क पर बैठूंगा 26 जनवरी को भी, और ये है और वो है। कहीं ना कहीं उनका आपने देखा एक उनकी ओरिएंटेशन बदली, उनकी भूमिका बदली, उनका एक गेटअप बदला। जहां वो आम आदमी की भूमिका में थे, वैगन आर चलाते थे, एक छोटे से 2 बेडरूम के मकान में रहते थे, आज भी वो रेनॉल्ट का पेन लगाते हैं अपनी शर्ट में। पर जब ये चीज़ें सामने आई कि लॉकडाउन के दौरान 45 करोड़ रुपए से 75 करोड़ रुपए, कोई कहते हैं 45, कोई कहते हैं 75, अभी उसमें रिपोर्ट आनी है सीएजी की, इतना पैसा उन्होंने अपना मकान बनाने में खर्च कर दिया। और उसके बाद गाड़ियाँ भी उनके पास अच्छी आ गई। और स्कूल का मॉडल, फ्री बिजली का मॉडल, फ्री पानी का मॉडल, कॉम्पनसेटरी वेलफेयर मैकेनिज्म के वो अंद आता है कि कैसे कॉम्पनसेट करके एक वेलफेयर स्कीम जो है लोगों को, एक मध्यम परिवार लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को दी जाती है। अब दिल्ली का जहाँ तक स्टेटस है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश था, उसके बाद उसकी कन्वर्ट किया गया 295A में, उसको एक लीगल स्टेटस दिया गया कि वो स्टेट ऑफ दिल्ली भी हो सकता है, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और उसको छोड़कर। उसमें फिर सर्विसेज भी बाद में ऐड कर दी गई। अब हुआ क्या है कि दिल्ली एक लिमिटेड स्टेट है जिसमें बहुत सारे टेक्निकलिटीज हैं और सुप्रीम कोर्ट में आए गए दिन तमाम तरीकों से तमाम मामलों पे केसेस बने रहते हैं। अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि एलजी ने हमारे हाथ बांध दिए हैं, हमारी फाइलें जब एलजी पे जाती हैं वो अप्रूव नहीं होती हैं, हमारे बजट अप्रूव नहीं होते, हम काम कैसे करें। उन्होंने, उनके मिनिस्टर आतिशी ने यहाँ तक इल्ज़ाम लगाया कि जब बिजली की फ्री यूनिट 200 यूनिट देने का और 4400 यूनिट्स पे 50% डिस्काउंट देने की फाइल जब वो रिवाइज करनी थी तो एलजी ने फाइल रोक दी। एलजी ने हालांकि कहा कि मेरे पास ऐसी कोई फाइल नहीं थी, जब भी कोई फाइल आई है मैंने इसको क्लियर कर दिया। तो अब ये ब्लेम गेम खेलते हैं। सर्विसेज के जो लोग हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं और लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जो सर्विसेज के मिनिस्टर हैं, आप आम आदमी पार्टी के, वो बदतमीजी से बात करते हैं, वो हमें आर्म ट्विस्टिंग करते हैं। वो कहते हैं देखो
अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है सर्विसेज का और हम तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे। हालांकि कौन इसमें सही है कौन गलत है इसका मूल्यांकन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बंद दरवाजों की मीटिंगें होती हैं। इसमें मिनिस्टर गलत है या चीफ सेक्रेटरी गलत है या सर्विसेज के लोग गलत हैं या उनका प्रताड़न किया जा रहा है, ये तो कोर्ट में अगर सच और झूठ का फैसला होना होगा तो हो जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने काफी बड़ा एक ऑर्डर दिया था 11 मई को, और 11 मई को उन्होंने ये कहा कि सर्विसेज जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आनी चाहिए और दिल्ली गवर्नमेंट के कंट्रोल में आनी चाहिए। और उसके तुरंत बाद क्योंकि केंद्र की सरकार की मंशा हम समझते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर में वो बिलीव नहीं करते हैं, वो खुद कहते हैं अगर डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं बनेगी, यूपी में तो ट्रिपल इंजन है, क्या ग्रोथ हो रही है तो आप बता सकते हैं, पर जहां डबल इंजन की सरकार नहीं बनेगी वहां सरकार जो है सेंटर की सरकार ग्रांट्स नहीं देगी, टाइम पे पैसा नहीं देगी, या उनके डेवलपमेंट कार्यों पे, उनके सोशल प्रोग्राम्स पे वो उनकी हेल्प नहीं करेगी। अमित शाह ने टाइम एंड अगेन कर्नाटक के इलेक्शन में ये बात क्लियर कर दी, और भी स्टेटों में जैसे कि झारखंड है, तमिलनाडु है, कर्नाटक में अब कांग्रेस की गवर्नमेंट है, देखते हैं कि सेंटर से उनके कैसे रिलेशंस रहते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है। जितनी भी नॉन बीजेपी रूल स्टेट है उनका ब्लेम ये रहता है कि या तो हमें पैसा टाइम पे नहीं दिया जाता, वेलफेयर प्रोग्राम्स हमारे लिए नहीं बनाए जाते, पीएम आवास योजना में भी हमारी ग्रांट्स कम रहती हैं। पर जब कोई ऐसी बात आती है जिसमें हम केंद्र की सरकार को चैलेंज करते हैं इन मामलों पर, जीएसटी के पैसे देने पर या और चीजों पर, तो वो ईडी, सीबीआई और आईटी के थ्रू हमारा प्रताड़न करती है, हमारे घर में लोगों को भेजती है, हम लोगों पे केसेस डालती है और तमाम तरीके से यातनाएं करके प्रोसेस इज द पनिशमेंट। पीएमएलए और यूएपीए तो हास्यास्पद हो गए हैं। आप किसी पे भी पीएमएलए लगा सकते हैं, किसी पे भी यूएपीए लगा सकते हैं। कोई भी ऑपोजिशन, रेलेवेंट ऑपोजिशन अगर उनके अगेंस्ट खड़ी है तो उनका काम यही है कि उसको किस तरीके से डेसिमेट किया जाए। अब मामला अरविंद केजरीवाल का आ जाता है कि अरविंद केजरीवाल, ठीक है, एक तरफ से उनका ये कहना है कि सेंटर की सरकार एलजी के थ्रू स्टेट को कंट्रोल कर रही है जिस तरीके से वो बाकी स्टेट्स को कंट्रोल कर रही है। बाकी की स्टेट्स में गवर्नर्स हैं, गवर्नर्स जो हैं वो अपना काम ठीक से नहीं करते हैं। महाराष्ट्र में आपने देख लिया, सुप्रीम कोर्ट ने रैप किया, और भी गवर्नर्स के कई मामले आपने देखे हर स्टेटों में, जहां खासकर ऑपोजिशन रूल स्टेट है, गवर्नर का रोल सही नहीं है, वहां की गवर्नमेंट को वो तंग करते हैं, परेशान करते हैं। शिवसेना का तो उन्होंने बिल्कुल ही पार्टी ही तोड़ दी एक तरीके से महाराष्ट्र में। अब अरविंद केजरीवाल की जो पॉलिटिकल लीनिंग है, जैसे कि आपने कहा कि वो हनुमान भक्त हैं, लक्ष्मी भक्त हैं, लक्ष्मी पूजन कराते हैं दिवाली पे, और पिछले इलेक्शन में तो उन्होंने हनुमान का सहारा लिया कि अगर बीजेपी के राम हैं तो हमारे हनुमान हैं। हालांकि बजरंग बली कर्नाटक इलेक्शन में बीजेपी को कार्य से नहीं कर पाए, उनको आशीर्वाद नहीं दे पाए, पर अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि बजरंग बली का आशीर्वाद हमारे आम आदमी पार्टी पर है, क्योंकि वो दूसरा इलेक्शन जीते और एमसीडी का इलेक्शन भी वो काफी मेजोरिटी से जीते। उसके बाद उनका ये भी इल्जाम सही है कि उनके मेयर को बनने में जो 10 एल्डरमैन एलजी ने सजेस्ट किए, वो उनकी जो स्टेट गवर्नमेंट थी, स्टेट असेंबली थी, जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसके कंसल्ट किए बगैर किए, सीएम से कंसल्ट नहीं किया। ये 10 एल्डरमैन कैसे नियुक्त किए जाते हैं, क्यों नियुक्त किए जाते हैं, उनकी क्या रेलेवेंस है, ये मामला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाएगा और तमाम चीजों पे अभी इस पे डिस्कशन होना बाकी है। तो अरविंद केजरीवाल की जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, मुझे ऐसा लगता है, एक तरफ तो वो कहते हैं ऑपोजिशन यूनिटी होनी चाहिए, नीतीश कुमार जब उनसे मिलते हैं तो वो कारगर मीटिंग साबित होती है। 12 अप्रैल से नीतीश कुमार ने एक ज्वाइंट ऑपोजिशन का, उनको कहा गया कि आप कन्वीनर बनिए और ज्वाइंट ऑपोजिशन को किसी तरीके से मैनेज कीजिए। अब जब वो उन्होंने काम शुरू किया, आज 4 बजे मीटिंग शुरू हुई है जिसमें खड़गे साहब और राहुल गांधी नीतीश कुमार के साथ मीटिंग कर रहे हैं। ये मीटिंग प्रीसेट थी, इसमें तेजस्वी यादव ने भी आना था, किसी वजह से शायद वो नहीं पहुंच पाए, तो नीतीश कुमार जरूर उस मीटिंग में है। और पिछले एक महीने में कितनी ऑपोजिशन पार्टीज को मिले, उनसे क्या क्या बात हुई, इसके बारे में एक उनका डिस्कशन है। अब उसका डिस्कशन का निष्कर्ष क्या निकलता है तो समय बताएगा, पर आज एक रेलेवेंट इंपॉर्टेंट मीटिंग है ऑपोजिशन यूनिटी पे। उसमें इनको सक्सेस मिली, ममता के साथ एक आइस ब्रेक हुई। उन्होंने कहा, ममता ने कहा कि ठीक है, हम कुछ सीटों पर जिसपे हम कमजोर हैं, हम कांग्रेस के साथ टाई अप कर सकते हैं, कांग्रेस को वो सीटें 1-1 दे सकते हैं। जहां वो कामयाब नहीं हुए वो है दिल्ली, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कल ही एक नया बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस तो हमारी ही स्कीमें चला रही है, कांग्रेस ने 200 यूनिट बिजली फ्री दी है, गृह लक्ष्मी योजना में 2000 रुपए, 1500 रुपए अंडर ग्रेजुएट्स को 3000 रुपए भत्ता। कहते ये तो हमारी कॉम्पनसेटरी वेलफेयर स्कीम है, कांग्रेस तो हमारी स्कीमों पे कर्नाटक का इलेक्शन जीती, ये इलेक्शन हमारा था। ये कहीं ना कहीं उनकी चतुर बनिया होने की चीज को दर्शाता है कि एक तरफ तो वो ऑपोजिशन यूनिटी की बात करते हैं और दूसरी तरफ वो कांग्रेस को इस तरीके से ललकार भी रहे हैं। तेलंगाना के इलेक्शन में अब रेवंत रेड्डी जो हैं वहां पूरी तैयारी कर रहे हैं। रेवंत और चंद्रशेखर राव और जनार्दन रेड्डी
उड़ीसा की बात हमारे दोस्त धनंजय कुमार ने की, तो मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि नवीन कुमार जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा, जिसकी भी मेजोरिटी होगी सेंटर में, नवीन पटनायक उनके साथ होंगे। एज फार एज जगन्नाथ रेड्डी कंसर्न है या चंद्रशेखर राव कंसर्न है, चंद्रशेखर राव खुद कन्वीनर बनना चाहते थे, उन्होंने ऑफर भी किया था, मैं 15-20 हजार करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार हूं अगर आप मुझे कन्वीनर बनाते हैं। चंद्रशेखर राव की डायरेक्ट टक्कर है इलेक्शन की। अब आपको पता होगा कि 2 दिन बाद कांग्रेस लेजिस्लेटिव की भी मीटिंग है, जिसमें कैंपेन डिसाइड होने वाला है कि आगामी इलेक्शन में तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, क्योंकि वो लीड लेना चाहते हैं। कर्नाटक में उन्होंने 166 सीटों पे लीड ली, इस वजह से वो इलेक्शन जीते। तो कहीं ना कहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी कांग्रेस जो है अभी से काम शुरू करना चाहती है, ताकि वो अपने डेलीगेट्स की मीटिंग्स बुला के और जो भी वहां के कैंडिडेट्स हैं उनका चुनाव सही टाइम पे कर सके। चंद्रशेखर राव डायरेक्ट ऑपोजिशन में है कांग्रेस की इलेक्शन में, तो तेलंगाना में अभी टाइप होना बहुत मुश्किल है। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह की बात कांग्रेस के बारे में कल की, मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल कोई ऑपोजिशन यूनिटी की बात कर रहे हैं। वो सिर्फ एक तरफा बयान देते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे मेयर को नियुक्त नहीं किया गया, हमें सर्विसेज की सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होने के बाद ये ऑर्डिनेंस लेके आए, उन्होंने एप्लीकेशन एक सुप्रीम कोर्ट में भी डाल दी और छुट्टियों के समय ऐसा किया गया ताकि 1.5 महीने तक हम कोई ट्रांसफर प्रोसीडिंग्स ना कर पाए, हम सर्विसेज में किसी को ट्रांसफर ना कर पाए, हम काम ना कर पाए। एक्साइज पॉलिसी में हमें फंसाया गया, हवाला केस में हमारे सत्येंद्र जैन को फंसाया गया। वो अपने को विक्टिमाइजेशन तो कर रहे हैं, वो अपने आप को विक्टिम तो बता रहे हैं, पर मुझे लगता है कि वो ऑपोजिशन यूनिटी के उसमें जो है कांग्रेस के प्रति या इतने समर्पित नहीं है। और कांग्रेस को वो हर चीज में चैलेंज भी कर रहे हैं, उन पे नुक्ताचीनी भी कर रहे हैं, उन पे तंज भी कस रहे हैं और अपने आप को विक्टिम भी बता रहे हैं। ऐसे मामले में अरविंद केजरीवाल ऑपोजिशन यूनिटी में कहां तक कारगर साबित होंगे ये कहना मुश्किल है। पर एक बात जरूर है, जिस तरीके से एमआईएम और मायावती ने उत्तर प्रदेश इलेक्शन में योगी की सरकार दोबारा बनवाने में मदद की और जिस तरीके से 15 से 16% वोट काटे, और जिस तरीके से एमआईएम कर्नाटक में फेल हो गई, 0.05% वोट मिला उनको, पर एमआईएम ने कोशिश पूरी की। आगामी इलेक्शंस में भी लोकसभा के एमआईएम पूरी मदद करेगी कि मुस्लिम और दलित वोट काटे। मायावती की पूरी कोशिश रहेगी कि जाटव और उनका जो अपना वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है, वो किसी भी बीजेपी के अलावा, बीजेपी को अगर नहीं जाता है तो किसी और ऑपोजिशन पार्टी को ना जाए। चुनाव इंटरेस्टिंग हो गए। 1:1 एक बहुत ही आइडियल सिचुएशन है, लोग चाहते हैं 1:1 का इलेक्शन हो, पर मुझे नहीं लगता कि 1:1 का इलेक्शन हो पाएगा। इसमें कई चीजें, स्टेट्स के अपनी जो अपनी पार्टीज की कंपल्शंस हैं वो भी हैं, और तमाम पार्टियों की आइडियोलॉजी अगर आप देखें, एक लोकतंत्र में अगर अपनी बात कहने का हक नहीं और अपनी बात कहकर अपने मुद्दों पर अगर आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो ऑपोजिशन यूनिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज लगेगा। और जिस तरह की ऑपोजिशन की हम बात कर रहे हैं, उनकी आइडियोलॉजीज बहुत फर्क है, और आने वाले समय में मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल एक ऐसे पार्टी है जो ऑपोजिशन यूनिटी को सबसे पहले तोड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है वो अभी भी टीम बी का काम कर रही है बीजेपी। ठीक है। आत्मजीत सिंह साहब, बस चलते चलते एक अंतिम वो, क्योंकि आपसे हम लोगों को लेटेस्ट खबर मिल जाती है महिला पहलवानों, हालांकि विषय से बाहर है, लेकिन जरा आप उस आंदोलन में ठीक से लगे हुए, महिला पहलवानों में आप लोगों को कुछ सफलता मिल रही है कि नहीं? और केजरीवाल जी उसमें कुछ उसमें आप लोगों का समर्थन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? केजरीवाल जी आए थे, एक बार आके गए, उन्होंने कहा कि महिलाओं का मुझे समर्थन है और महिला पहलवान जो है इनके साथ जाती हुई है, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। किसान आंदोलन में भी अरविंद केजरीवाल आए थे और 13 महीने आंदोलन चला। उन्होंने पहले महीने तो एक दो बार सिंगू बॉर्डर पे आए, बात करके गए, पर उनका कोई से योगदान नहीं रहा। उसके बाद ना उनके कोई मिनिस्टर, ना वो खुद कभी उन्होंने किसान आंदोलन की कोई बात नहीं की, जबकि किसान आंदोलन जीतने के बाद उन्होंने किसानों को बधाई जरूर दी। तो महिला आंदोलन में भी जो पहलवानों का आंदोलन है उसमें वो आए, उन्होंने बात कही अपनी, बट उसको ज्यादा वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे। तो जब महिला आंदोलन अपना, बिकॉज महिलाओं का ये जो मामला है, ये अब खाप और वहाँ की जो किसान संगठन है वो उसके पीछे पड़ गए हैं, क्योंकि उन्होंने आह्वान किया कि हमारी हेल्प कीजिए। तो खापों ने कहा कि 5 घंटे की दूरी पे हम हैं, 5 घंटे पहले अगर कॉल दे देंगे तो हम पूरी दिल्ली को घेर लेंगे। कल बहुत सारा सुरक्षा अरेंजमेंट किया जा रहा है, कैंडल मार्च निकालने का प्रस्ताव है इंडिया गेट पर शाम को 6 बजे। और उसके बाद 28 तारीख को जो नई पार्लियामेंट बन रही है, जो इंसिडेंटली वीर सावरकर जी का जन्मदिन का उपलक्ष्य पे वो जो नई पार्लियामेंट का अनावरण हो रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का,
उस पे हमारे खाप पंचायतों में सर खाप पंचायत ने एक कॉल दी है कि वहाँ महिला पार्लियामेंट सबसे पहले लगेगी 28 तारीख को। तो उसके सुरक्षा अरेंजमेंट इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं कि प्रधानमंत्री उसका अनावरण करेंगे। तो ये महिला पार्लियामेंट वहाँ नए पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में कैसे लगेगी और क्या होगा, इस पे भी आने वाला समय बताएगा। पर कहना ज़रूरी है, मैं चाहूँगा कि किसानों का मामला हो, चाहे महिलाओं का शोषण का मामला हो, या अनएम्प्लॉयमेंट का मामला हो, या बेरोजगारी का मामला हो, या सुरक्षा का मामला हो, और या चाइना का मामला हो, आपको पता लगा होगा अभी देप्सांग में भी एक रेवोल्यूशन आई है। कांग्रेस पार्टी ने एक श्वेत पत्र जारी किया, उसमें ये कहा है कि 1000 किलोमीटर का देप्सांग वैली के प्रोजेक्ट में 25-30 किलोमीटर चाइना जो है पेट्रोलिंग उन्होंने फिर से इंडिया की बंद कर दी है, और 15 से 20 किलोमीटर का एरिया वो मांग रहे हैं। तो जहां सुरक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा का भी मामला है और देश की संप्रभुता का भी मामला है, इस पे तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और जैसे कि पहले वक्ताओं ने कहा कि बीजेपी को, कल मैंने ये बात अपने इंटरव्यू में भी कही एक चैनल को, कि ये अब बीजेपी की सरकार नहीं रही, अब आरएसएस की सरकार हो गई। इसको सिर्फ दो लोग चला रहे हैं, एक अमित शाह चला रहे हैं और एक मोदी जी चला रहे हैं। क्योंकि जो सोशलिस्ट समाज के लोग थे वो उसको छोड़ के जा चुके हैं, उन्होंने उनकी रिस्पेक्ट नहीं रखी, उनका मान सम्मान नहीं रखा। तो अब ये आरएसएस की सरकार सिर्फ अदानी और अंबानी द्वारा प्रायोजित है, और आने वाले समय में ये ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। 2024 में इसका निर्णायक फैसला हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। जी ठीक है।